तुम दोनों की शादी से मुझे काफी खुशी होगी। 35 वर्षीय विनायक अपनी पति रंभा से तलाक लेने के बाद बिल्कुल अकेला हो गया था। 5 साल पहले उसने सरकारी अस्पताल में कार्यरत नर्स रंभा से प्रेम विवाह किया था। तभी से उसके अधिवक्ता पिता ने विनायक को अपनी चल अचल संपत्ति से बेदखल कर दिया था, साथ ही उससे पारिवारिक संबंध भी तोड़ लिया था। तभी भी विनायक पितृसत्ता के आगे नतमस्तक नहीं हुआ। उसने अपनी सच्ची लगन, कड़ी मेहनत और अपनी प्रतिभा के बल पर बैंक कंपटीशन कंप्लीट किया और एक सरकारी बैंक में कर्मचारी के रूप में अपनी जगह पक्की कर ली। उसके बाद रंभा के साथ उसकी जिंदगी की गाड़ी दौड़ने लगी थी। नौकरी मिलने के बाद विनायक अपनी पत्नी रंभा पर कम और अपने करियर पर ज़्यादा ध्यान देने लगा। बावजूद दोनों रात में घर पर ही रहते और सुखमय दाम्पत्य जीवन का आनंद लेते थे। दोनों के बीच किसी तरह का गिला शिकवा नहीं था। मज़े में उनका हसीन सपना परवान चढ़ रहा था, लेकिन कब दोनों के मन में आत्मदंती शंका का बीज अंकुरित होने लगा पता ना चला। रंभा कुछ माह से इमरजेंसी वर्क का बहाना बनाकर नाइट ड्यूटी में रहती थी। वह घर नहीं लौटती थी, जिससे विनायक की रातों की नींद हराम हो गई थी। जब विनायक को इसकी सच्चाई मालूम हुई तो यो एकाएक उसके आंखों के आगे अंधेरा छा गया। पत्नी की दगाबाजी पर वह क्या कहे, उसको समझ नहीं आया। सरकारी अस्पताल में रंभा की पूरी कमाई ज़्यादा थी, बावजूद वह पैसों के लिए किसी भी हद तक गिर सकती थी। इस बात को लेकर अक्सर दोनों में तकरार होने लगी थी। नाइट ड्यूटी जाने पर उसे भला बुरा बोल देता। इस तरह धीरे धीरे दोनों के बीच दूरियां इतनी बढ़ गईं कि एक दिन तलाक तक का नौबत आ गई। रंभा से तलाक लेने के बाद विनायक की स्थिति साफ छछुंदर सी हो गई। अब वह ना घर का था ना घाट का। उसके प्रेम विवाह के निर्णय पर घर वाले अलग खरी खोटी सुनाते थे, तो इधर तलाकशुदा रंभा भी यह कहकर ताना मारती कि कोई परित्यक्ता युक्ति की कौन कहे, अब तो कोई विधवा भी खास नहीं डालेगी। अब विनायक को महिलाओं से नफरत सी हो गई थी। किसी भी युक्ति से उसे रंभा का रंग, रूप और आचरण दिखाई पड़ता। वह उनका कटा कटा रहने लगा। अपने ऑफिस में भी उसने दूरी बनाकर रखता। ज़रूरत पड़ने पर वह मात्र औपचारिकताएं निभाता। रंभा द्वारा दिए गए आर्थिक, सामाजिक और मानसिक आघात से वह उबर नहीं सका। जितनी बार उबरना चाहता, रंभा की परछाई उसका पीछा करती रहती। आस पड़ोस के सामाजिक सरोकार से भी वह बिल्कुल कटा सा गया था। घर से ऑफिस जाना, वापसी के बाद अपने कमरे में बंद हो जाना, यही उसकी नींद बन गई थी। एक दिन विनायक की बुआ उससे मिलने आई और कहा, बिन बहू के तुम्हारा घर सूना सूना लगता है। मेरी सहेली की एक बेटी है जो लाखों में एक है। तुम दोनों की जोड़ी खूब जमेगी। जो मांगेंगे वह छप्पड़ फाड़ कर देंगे। बोलो, पहले लड़की दिखा दूं या सहेली के घर चलेगा? मैं ऐसे ही ठीक हूँ। अब मुझे शादी ब्याह के झमेले में नहीं पड़ना। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तुम अपने काम से मतलब रखो। अरे भतीजे, बिना बीबी के यह पहाड़ सी जिंदगी कैसे कटेगी? तेरा वंश कैसे चलेगा? इस पर भी तो सोच। कह दिया ना कि शादी नहीं करनी तो नहीं करनी है। सभी लड़कियां एक सी होती हैं, बिल्कुल रंभा की तरह। दूध का जला छाछ फूंक कर पीता है। तेरा सोचना बिल्कुल सही है, लेकिन मेरे प्रस्ताव पर एक बार अवश्य विचार करना। अब चलते हैं। इतना कहकर बुआ अपने घर चली गई। आज उसके पास अपना फ्लैट और बैंक बैलेंस था। तलाक के 2 साल बाद उसके व्यवहार और आचरण में काफ़ी बदलाव आया था। समाज के लोगों की नज़रों में वह ईमानदार और विश्वासपात्र व्यक्ति था। बुआ के जाने के बाद भी शादी के कई प्रस्ताव आए, इसीलिए कि विनायक
नौकरी पेशा व्यक्ति था, लेकिन उसने सभी प्रस्ताव को ठुकरा दिया। एक दिन वह ऑफिस जाने के लिए अपने शहर के नुक्कड़ पर पहुंचा और बस के इंतजार में खड़ा हो गया। तभी वहां एक दुर्घटना घट गई। एक तेज रफ्तार बाइक और एक ट्रक में जोरदार टक्कर हो गई। लहूलुहान होकर बाइक सवार सड़क पर गिरकर छटपटाने लगा, जबकि दुर्घटना के बाद चालक ट्रक से कूदकर फरार हो गया। घटना के बाद लोगों की भीड़ जमा हो गई। कुछ लोग घायल का अपना मोबाइल से वीडियो बनाने लगे, वहीं कुछ खड़े लोग घायल की छटपटाहट का तमाशा देख रहे थे। लेकिन विनायक को घायल की तड़प और छटपटाहट देखी नहीं गई। मौत के भय से उसका कलेजा कांप गया। अचानक उसने एक वाहन रोका और छटपटा रहे युवक को फौरन लेकर पास के अस्पताल में भर्ती कराया। उसके बाद वह अपनी ड्यूटी पर चला गया। बैंक बंद होने के बाद विनायक अपने घर वापस जा रहा था कि तभी उसके मन में विचार आया कि अस्पताल जाकर घायल का हालचाल पूछ ले। जब वह अस्पताल पहुंचा तो देखा कि बेड पर घायल युवक मृत पड़ा हुआ था। बगल में उसकी पत्नी और बेटी रो रो कर बेजार हुए जा रही थी। कोई उनका आंसू पोंछने वाला भी नहीं था। मानवता को शर्मसार करने वाले उस दृश्य को देखकर उसका दिल पिघल गया। उसने पास बैठकर मृतक की पत्नी और पुत्री को धैर्य और हौसला रखने की नसीहत दी। कहा, जो होना था वह तो हो गया। दुनिया छोड़कर जाने वाले कभी लौट कर नहीं आते, लेकिन उसकी यादें सदा हमारे साथ रहती हैं। आप पोस्टमार्टम के बाद मृतक के अंतिम संस्कार की तैयारी करें। आप मुझे अपने संबंधियों का मोबाइल नंबर दें। उन्हें घटना की सूचना देकर अस्पताल में बुलाता हूँ। घटना की सूचना सबको है, लेकिन अभी तक कोई नहीं आया। आप हमारी मदद करें। मृतक की पत्नी ने अपने आंखों से बहते हुए आंसू को अपनी आंचल में पोंछा और कहा, मैं अचानक वह हकलाया, हमारी दुर्दशा आप देख रहे हैं, कृपया हमारी सहायता करें। दीनहीन भावना से मृतक की पत्नी ने उसे व्याकुल नेत्रों से देखते हुए आग्रह किया है। ठीक है। मृतक के अंतिम संस्कार के बाद 30 वर्षीय विधवा विमला से विनायक का एक आनाम रिश्ता बन गया। मृतक मनोज विमला का पति था और उसके देह से एकमात्र संतान उसकी 16 वर्षीय बेटी वंदना थी। मनोज शराब के नशे में बाइक चलाने के कारण दुर्घटना का शिकार हुआ। वह अव्वल दर्जे का पियक्कड़ था, जिसके कारण उसके सगे संबंधी और मोहल्ले को लोग परेशान रहते थे। वह सबके साथ गाली गलौज और मारपीट करता रहता था। मनोज का अव्यावहारिक आचरण उसके सामाजिक बहिष्करण का कारण था। यही वजह थी कि उसकी मौत पर कोई देखने तक नहीं आया। मनुष्य हर वक्त अपने नियमों के बंधन में बंधकर नहीं रह सकता। वह भी अभिमानी और स्वाभिमानी क्यों ना हो, लेकिन सामाजिक सरोकार के आगे नतमस्तक हो जाता है। सामने आई किसी विपत्ति से विमुख नहीं हो सकता। वहाँ का परिवेश और परिस्थितियाँ उसे अपना गुलाम बना लेती हैं। यही स्थिति विनायक के साथ हुई। महिलाओं से नफरत करने वाला विनायक अचानक बदल गया था। उसके दिलो दिमाग पर विमला को देखने और उससे मिलने का एक नया नशा छा गया। उसे जब भी मौका मिलता विमला से मिलने उसके घर पहुंच जाता था, लेकिन विमला उससे दूर रहने की कोशिश करती। वह एक तो विधवा, दूसरे सामाजिक मर्यादा के भय से स्वाभाविक
रूप से मिल नहीं पाती। कोई न कोई बहाना बनाकर उसे टरका देती, लेकिन हर बार वह ऐसा नहीं कर पाती। कभी कभी बाजार से लौटते समय विनायक से भेंट हो जाती तो दोनों किसी रेस्टोरेंट में कॉफ़ी पी लेते और एक दूसरे का हाल चाल पूछ लेते। औपचारिक मुलाकातों का सिलसिला दोनों के बीच लगभग 2 सालों तक चला। उनके बाद दोनों एक अच्छे मित्र बन गए थे। अब वो अपने दुख सुख को आपस में साझा करते और हर समस्या का हल अपनी सूझबूझ से निकालते थे। एक बार विनायक के दिल से आवाज़ निकली, विमला ही तुम्हारी जीवन संगिनी बन सकती है। वह तो तुमसे प्यार भी करती है। विमला तुम्हारी तलाक शुदा पत्नी रंभा से लाख दर्जा नेक दिल और भद्र महिला है। विनायक फिर से सोचने लग जाता है, कहीं विमला तुम्हारी पत्नी रंभा की तरह अव्यवहारिक और छिछोरी निकली तो जिंदगी बदसे बदतर हो जाएगी। स्वर्ग की तलाश में कहीं नर्क में ना फंस जाओ। वहीं दूसरी ही पल उसके दिल ने कहा, नहीं नहीं, विमला ऐसा नहीं कर सकती है। उसे वह 1 से 2 सालों से जानता है। जब उसके पति की मौत हुई थी एक्सीडेंट में, अभी विमला के विचार व व्यवहार में भी कोई खोट नहीं है। वह हमेशा रंभा की तुलना में गंभीर और शालीन लगती है। विनायक फिर सोचने लगा, अभी तक जवान विमला ने शादी करने की वजह उसकी बेटी वंदना हो सकती है। शायद वह उसकी शादी के बाद ही अपने बारे में कुछ सोचे। जब वंदना अपने घर पहुंची तो देखा कि उसकी माँ सोफे पर बैठी बैंक वाले विनायक अंकल से हंस हंस कर बातें कर रही थी। सामने ड्रेसिंग टेबल पर एक तस्तरी में कुछ नमकीन और बगल में चाय का 2 कप रखा हुआ था। चाय पीने के बाद थोड़ी सी चाय बची हुई थी। यह सब देखकर पता नहीं क्यों उसे अच्छा नहीं लगा। वह बिना कुछ बोले चुपचाप अपने कमरे में चली गई। हालांकि वंदना को अपने कमरे में जाते हुए देखकर उसकी माँ विमला और विनायक पर कोई असर नहीं पड़ा। वो पहले की भांति अपनी बातें जारी रखे हुए थे। वंदना को अपने घर में विनायक अंकल का आना और उसकी माँ से बातें करना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसको लगता था कि उसकी माँ अंकल के प्यार के झांसे में आकर उससे दूर होती जा रही है। वह दिन रात अपने आप को खोई रखती। उसे लगता कि माँ को यह भी भान नहीं है कि घर में एक जवान बेटी शादी योग्य है। वंदना अपने कमरे में खड़ी खड़ी इन्हीं बातों के तल्लीन थी कि तभी वहाँ उसकी माँ आ गई और तलक आवाज़ में बेटी को नसीहत देते हुए कहने लगी, यह क्या बदतमीजी है, घर आए मेहमान से हेलो हाय भी नहीं। जैसे जैसे तेरी उम्र बढ़ती जा रही है वैसे वैसे तेरी अकल घास चढ़ने लगी है। आगे तू क्या करेगी मुझे नहीं पता। कौन सा मेहमान जो रोज़ तुमसे मिलने आता है, ऐसे लोग मुझे नहीं भाते। वैसे लोगों से दूर रहना ही बेहतर है जो औरतों और लड़कियों को घूरते रहते हैं। वंदना ने अपने गुस्से पर काबू रखते हुए शांत स्वर में जवाब दिया, तू मर्यादा की हदें पार कर रही है। 2 पैसे कमाने क्या लगी है, मेरे सिर चढ़कर बोलने लगी है। वो दिन भूल गई जब एक्सीडेंट में तेरे पिता की मौत हो गई थी और आगे पीछे देखने वाला कोई नहीं था। अपने पराए सभी दर किनारा हो गए थे। उस विषम परिस्थितियों में विनायक बाबू ने हमारे आर्थिक, मानसिक और सामाजिक मदद की थी, वरना हमारा अस्तित्व ही मिट गया होता। और तू ऐसे व्यक्ति पर चरित्रहीनता का लांछन लगा रही है। इतना बोलते बोलते विमला की आंखें भर आई और वह रोने लगी। इस एहसान के पीछे ज़रूर कोई रहस्य होगा। आज के युग में कोई ऐसे ही किसी की मदद नहीं करता। आस पड़ोस में तेरी कितनी इज्जत है
अपने किसी शुभचिंतक से पूछ लो। वंदना गुस्से में बोली, अरे बेरहम लड़की, मुझ पर थोड़ा सा रहम तो कर। कोई और बोले या ना बोले, लेकिन तू मुझे नंगा करने पर तुली हुई है। तो मुझे चुड़ैल कहो चाहे भूतनी, मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। मैं तुम्हारी स्थिरता की रक्षा करना चाहती हूँ। अगर लोगों की जुबान बंद करना चाहती हो तो विनायक अंकल से शादी कर लो। वह अभी तो तलाकशुदा है। अभी तुम्हारी उम्र 34 से 35 के आसपास होगी। यह उम्र विधवा की जिंदगी जीने के लिए नहीं होती। तुम दोनों की शादी से मुझे काफ़ी खुशी होगी। इतना कहने के बाद अब वंदना अपने कमरे से बाहर निकल गई। वंदना का जवाब सुनकर बिमला की बोलती बंद हो गई। वह कमरे से बाहर निकलती वंदना को आश्चर्य से देखती रह गई। थोड़ी देर पहले माँ बेटी के बीच जो विषम स्थिति बनी हुई थी वह बदलकर कुछ हद तक सकारात्मक हो गई थी। बिमला सोचने लगी, घर में जवान बेटी के रहते वह महेश बाबू से कैसे विवाह कर सकती है। अगर शादी हुई भी तो जग हंसाई के सिवा उसके हाथ में क्या आएगा। वह कोई अच्छा लड़का देखकर पहले वंदना की शादी कर देगी, उसके बाद ही अपने बारे में सोचेगी। वह यही सब सोच रही थी कि तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो सामने खड़े एक युवक को देखकर दंग रह गई। युवक का सौम्य चेहरा और व्यक्तित्व काफ़ी आकर्षण था। मैं वंदना की माँ से मिलने आया हूँ, उस युवक ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं ही हूँ उसकी माँ। आप कौन है? मैं रोशन, वंदना के साथ काम करता हूँ। बैठने को नहीं बोलेंगी क्या आंटी? ओह, तुम ही रोशन हो, अंदर आओ बेटा। वंदना अक्सर तुम्हारी चर्चा करती है। प्रसन्नता के साथ बिमला उसे अंदर ले आई और रोशन को ड्राइंग रूम में बिठाया। फिर उससे बोली, बैठो बेटा, चाय बना कर लाती हूँ। आप बैठिए ना, वंदना चाय बना कर लाएगी। नहीं बेटा, वह घर में नहीं है, शायद बाजार गए होगी। शायद क्यों, बता कर नहीं गई क्या? यह तो गलत बात है। फ़ोन करके देखो ना बेटा, वह कहाँ है। ठीक है, उससे बात करता हूँ। रोशन ने वंदना को फ़ोन किया और बोला, जल्दी घर पहुँचो, तुम्हें देखने के लिए मैं अपने माता पिता के साथ आया हूँ। इंतज़ार करो, बस घर पहुँचने वाली हूँ। जवाब देकर उसने फ़ोन काट दिया। बिमला थोड़ी देर बाद चाय लेकर लौटी और टेबल पर रखकर उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। चलो अब चाय पी लो बेटा, और बताओ तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? बिमला ने उत्सुकता से पूछा। चाय की चुस्कियाँ लेते हुए रोशन ने कहा, मेरा परिवार छोटा है, 3 भाई बहनों में मैं सबसे छोटा हूँ। मेरी बड़ी बहन अनीता और उनसे छोटी बहन सुनीता शादीशुदा हैं, जो अपने अपने ससुराल रहती हैं। मेरी माँ ममता देवी गृहिणी है, जबकि मेरे पिता स्कूल में शिक्षक हैं। तभी वंदना घर लौटी। उसके साथ विनायक, रोशन के माता पिता और दोनों बहनें भी थीं। बिमला एक साथ अपने घर में इतने मेहमानों को देखकर खुशी से झूम उठी। उसने सभी का अभिवादन किया। तभी कुछ लोग फल, मिठाइयाँ, कपड़े, जेवरात आदि के पैकेट्स अंदर रख के गए। वह सब देखकर बिमला असमंजस में थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक यह सब क्या हो रहा है। तभी विनायक बोल पड़े, आज वंदना और रोशन की रिंग सेरेमनी है। सहसा रोशन की माँ ममता देवी ने वंदना को अपने गले से लगा लिया और अपने साथ लाए कपड़े देते हुए बोली, वंदना बेटी, जल्दी से तैयार होकर आओ, रिंग सेरेमनी का वक्त हो गया है। हाँ हाँ, जल्दी आओ बेटा। रोशन के पिता ने भी आग्रह किया। वंदना कपड़े लेकर अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर के बाद जब आकर्षण ड्रेस में बाहर निकली तो सभी उसे एकटक निहारते रह गए। तभी रोशन आगे आया और रिंग बॉक्स खोलकर अंगूठी निकाली और वंदना को पहनाना चाहा। ठहरो रोशन,
अभी हमारी रिंग सेरेमनी नहीं हो सकती। वंदना 2 कदम पीछे हटते हुए बोली, अरे बेटा, अचानक तुम्हें क्या हो गया? यहाँ तो घर आए मेहमानों का अपमान है। बिमला ने नाराजगी जताते हुए वंदना से कहा। हाँ बेटी, रस्म अदायगी पूरी करो। हम बड़े अरमान से लेकर तेरे पास आए थे। आखिर रोशन में क्या कमी है? ममता ने गंभीरता के साथ अपनी बात रखी। कोई परेशानी हो तो बताओ वंदना, हम उसका समाधान निकाल लेंगे। निसंकोच बोलो। इस बार रोशन ने वंदना का हौसला बढ़ाया और कहा, वंदना, दिल में छुपे गुब्बारे को बाहर निकालो। दबाने से मर्ज बढ़ता है। मुझे लगता है कि तुम, मैं, अंकल और अपनी मम्मी के बारे में कुछ कहना चाहती हो। हाँ, तुम ठीक समझे रोशन। पहले माँ और अंकल की शादी करना चाहती हूँ। पहले इन दोनों का रिंग सेरेमनी हो जाए, उसके बाद हम दोनों की होगी। बहुत सुंदर फैसला, जितना प्रशंसा की जाए कम है। खुशी का इजहार करते हुए रोशन की माँ और पिता ने पास आकर वंदना की पीठ थपथपाई। साथ ही ममता देवी अपनी ममता लुटाते हुए सिर झुकाकर खड़ी बिमला के बाहों में भर लिया और सोने मांग को चूमकर बोली, रोशन बेटा, आंटी को अंगूठी दे दो और विनायक बाबू अपना दाहिना हाथ आगे कीजिए। लेकिन कुछ नहीं, शुभ कार्य में विलम्ब कैसा? बिमला बहन, अंगूठी पहनाओ। बिमला ने विनायक को अंगूठी में जैसे ही पहनाई, सभी लोगों ने तालियां बजाई और फूलों की वर्षा की। वंदना की शादी के बाद तुम बिल्कुल अकेली हो जाओगी बहन, इसलिए विनायक बाबू से शादी कर सुखमय जीवन का आनंद उठाओ। हमारी शुभकामनाएं और बधाइयां स्वीकार करो, हर्ष व्यक्त करते हुए ममता ने कहा। इधर रिंग सेरेमनी के बाद रोशन ने अपने सास और ससुर का आशीर्वाद लिया। वहीं जब वंदना ने झुककर अपने माता पिता का आशीर्वाद लिया तो बिमला ने गीली आंखों से उसे देखा और अपने गले से लगा लिया। बेटी की जिंदा दिली पर उसका रोम रोम प्रफुल्लित था। उसके दिल ने कहा, बेटी हो तो ऐसी। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी।